दोस्तों, सहारा प्रणाम। साथियों, आज पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं कोरोना महामारी की वजह से, और मेरी और आपकी तरह आज हर व्यक्ति अपने अपने घरों में रहने को मजबूर है। लेकिन इन शांति और ठहराव के पलों में हमें काफ़ी समय मिला है ये सोचने समझने के लिए कि हम अपनी संस्था और अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें और उनका विश्लेषण करें। मित्रों, मैंने भी इस बारे में काफ़ी सोचा है और इसका विश्लेषण भी किया है, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है वो किसी न किसी तरह से माननीय सारा श्री जी तक अवश्य पहुँचे, और अगर आप इसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो उन तक पहुँचना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज ये वीडियो उन तक पहुंचता है और इस वीडियो के माध्यम से ही सही अगर वो कुछ थोड़ा बहुत सोच सकते हैं हमारे बारे में, तो मेरी इस वीडियो को बनाने के लिए जो प्रयास है उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने जो विश्लेषण किया है और परिस्थितियों का जो आकलन किया है, उसके हिसाब से आज हमारी और हमारी संस्था की स्थिति बहुत गंभीर है। इतनी ज़्यादा गंभीर है कि आज सहारा का कार्यकर्ता, जमाकर्ता और सहारा का जो कर्मचारी है, जो कि ऑफिस में बैठता है और सहारा की नई नीति निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, तो ये जो तीन कड़ियाँ हैं, ये तीनों कड़ियाँ आपस में पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आज सहारा का जो जमा करता है वो कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, और जो कार्यकर्ता है वो ऑफिस के व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान संस्था का है, और संस्था का नुकसान अगर है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हमारा भी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर आज भी कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जिसकी मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं, और विरोध करना उनका स्वभाव बन चुका है। लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए मैं अपना एक आकलन पेश करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारी संस्था को लगभग 42 वर्ष कार्य करते हुए हो चुके हैं, और इस 42 वर्षों की यात्रा को मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग वो था जब संस्था कामयाबी के नए नए झंडे गाड़ रही थी और सफलता उसके कदम चूम रही थी, और संस्था निरंतर ऊंचाइयों को छूने के लिए दौड़ रही थी। हालांकि वो दौर मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने वो दौर देखा और उस दौर को जिया है। इसके बाद आता है दूसरा भाग। संस्था के इस सफ़र के दूसरे भाग में हमने अपनी उसी प्यारी संस्था को, जिसे हम अपनी माँ समझते हैं, उसे टूटते देखा है, बिखरते देखा है,
लोगों को एक दूसरे से झगड़ते लड़ते हुए भी देखा है। और ये सब वही लोग हैं जो कभी न कभी इस संस्था रूपी रेल की सफलता के इंजन हुआ करते थे, लेकिन आज किसी न किसी वजह से संस्था से टूट चुके हैं और उससे दूर हो चुके हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? काफ़ी विचार करने के बाद ये समझ में आया कि इन सारी परिस्थितियों के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है और ना ही कोई एक परिस्थिति ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। उनमें से सबसे पहला कारण है गलत नीतियाँ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई नीति बनाई जाती है और उस नीति से वो समस्या हल होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा रहता है, लेकिन उस नीति की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसके सहायक प्लान बी, प्लान सी भी बनाए जाते हैं कि अगर कहीं वो नीति काम न करे तो कोई दूसरी नीति से उस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि संस्था ने प्लान ए बनाने के साथ प्लान बी और प्लान सी नहीं बनाया, जो कि बहुत बड़ा कारण रहा या संस्था इस परिस्थिति में है। दूसरा, कम्युनिकेशन गैप। साथियों, एक समय वो था जब सहाराश्री और सहाराश्री के साथ टॉप मैनेजमेंट के लोग संस्था से जुड़े हुए क्रियाकलापों के बारे में मीटिंग्स करके जानकारी देते थे और उन मीटिंग्स का लाइव प्रसारण भी होता था, जिसको फील्ड से जुड़े हुए सभी लोग देखते थे और समझने का प्रयास करते थे। लेकिन कितना अर्सा गुजर गया, ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जब फील्ड के लोगों को, मैनेजमेंट के लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन मैनेजमेंट के लोगों ने फील्ड के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। क्या ये सही है? क्या ये उचित था? इसका निर्णय आप ही करें। तीसरा जो कारण मुझे समझ में आता है वो है कमज़ोर मैनेजमेंट। किसी भी बड़े संस्थान की सफलता या असफलता उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। जितना मजबूत उसका मैनेजमेंट होगा, संस्था उतनी ही तरक्की करेगी, उतनी ही प्रगति करेगी। लेकिन यहाँ भी मुझे कमी नज़र आती है। संस्था का मैनेजमेंट एक तरफा कार्रवाई करने में ज़्यादा सक्षम लगता है। दूसरा, और जब तक दोनों पक्ष की बातें न सुनी जाएं, कोई भी निर्णय करना हमेशा से किसी भी संस्थान के हित में नहीं होता। इसके बाद अगला कारण मुझे लगता है वो है एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति का न होना। दोस्तों, बीते कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि संस्था ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में निवेश किया, लेकिन
संस्था को उस व्यवसाय को घाटे के साथ ही बंद करना पड़ा। क्यों, कभी सोचा है? मुझे लगता है क्योंकि संस्था ने अपने हर व्यवसाय को उन्हीं लोगों से चलवाना चाहा जो बेचारे संस्था की पैरा बैंकिंग डिवीज़न में एक एक फॉर्म बेचकर डेली, मंथली और एफडी करते हैं। क्या संस्था की टॉप मैनेजमेंट ने ये सोचा कि क्या उनके अंदर वो योग्यता है कि वो किसी दूसरे व्यवसाय में उतनी ही सफलता हासिल करें जितनी उन्होंने यहाँ पर की है? ये कैसी नीति है भाइयों? ये तो हर कोई जानता है कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर पुल नहीं बना सकता, एक इंजीनियर किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता, उसी तरीके से सहारा की पैरा बैंकिंग का एक कार्यकर्ता एडन गुरु का कोर्स नहीं बेच सकता उस क्षमता के साथ जिस क्षमता के साथ बेचा जाना चाहिए। पैरा बैंकिंग का कार्यकर्ता ई-वॉल्स की गाड़ियाँ नहीं बेच सकता उस क्षमता के साथ जिस क्षमता के साथ बेचा जाना चाहिए। तो आखिर इसमें नुकसान किसका होता है? तो इसमें नुकसान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता बल्कि संस्था का होता है, क्योंकि संस्था में जो किसी व्यवसाय में निवेश किया है वो पैसा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि उस जनता का पैसा है जो उसने संस्था में जमा किया है, और उस पैसे पर संस्था उसको ब्याज लगाकर पैसा वापस करती है। दोस्तों, ये सब बातें करते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, पर मैंने ये प्रयास इसलिए किया है कि किसी भी प्रकार से संस्था के पुराने दिन एक बार फिर से वापस लौटें। इस वीडियो के अंत में मैं माननीय साराश्री जी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रमुख अभिभावक हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हर व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1978 में इस संस्था की नींव रखी थी और अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर संस्था को अपने पैरों पर खड़ा किया और फिर उसे सफलता के मार्ग पर दौड़ाया और नई नई ऊंचाइयां प्राप्त की। फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि आपकी वो मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती? क्या आज आपको हम सब लोगों की परेशानी, बेबसी और आंसू दिखाई नहीं देते? महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि सब कुछ बिखरने और नष्ट होने से पहले इस संस्था को बचा लीजिए और एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का आभास कराते हुए संस्था को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हों, और इसके लिए आप हम सब लोगों का आह्वान कीजिए। हम सब लोग आज भी आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और केवल मैं नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपकी एक आवाज़ पर आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन इसके लिए आपको एक बार फिर वही इच्छा शक्ति, वही नेतृत्व क्षमता दिखानी पड़ेगी जो आपने इस संस्था के शुरुआती दिनों में दिखाई है। मित्रों, कहने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मैं समय आने पर कहूँगा भी, लेकिन आज इस वीडियो में
अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात सही लगे और आप मेरी बातों से सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक करते हुए इतना वायरल कीजिए कि ये वीडियो माननीय साराश्री जी तक अवश्य पहुंच जाए। और इस वीडियो के साथ में अपना खुद का एक वीडियो छोटा सा ज़रूर बनाएं जिसमें हाथ जोड़ने और थंब दिखाने का एक वीडियो हो। हाथ इसलिए जोड़ें कि माननीय साराश्री से अनुरोध हो और थंब इसलिए दिखाएं कि उनको ये आश्वासन हो कि हम आपके साथ हैं। सहारा प्रणाम।